हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन स्टडी फाइटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने डेवलपमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो विकास के चरण हैं, इनके जो पीरियड का जो टाइमिंग है, तो उसके बारे में वैसे तो वर्डा कह सकते हैं हम कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनने अलग अलग बताया है। किसी ने टाइम पीरियड को कितना कम ज़्यादा बताया है, लेकिन हम एक जनरल आइडिया पर चलते हुए इन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज मानी जाती है वह होती है कंसेप्शन पीरियड, प्रीनेटल स्टेज कह सकते हैं। तो देखिए, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि यह गर्भ अवस्था से स्टार्ट होकर यह मौत तक चलता है, तो मृत्यु तक चलता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि बॉम्ब टू टॉम्ब की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि गर्भ अवस्था से यह स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट जो स्टेज होती है इसे हम गर्भ अवस्था कहते हैं, कंसेप्शन पीरियड, प्रीनेटल स्टेज कह सकते हैं, तो यह कहते हैं। और इसे के जो मतलब टाइम पीरियड है वह होता है अप्रॉक्सीमेट 9 मंथ। तो 9 मंथ एंड 10 डेज, मतलब अप्रॉक्सीमेट 9 मंथ हम कह सकते हैं। 9 मंथ जन्म से पहले, तो जन्म अभी हुआ नहीं, गर्भ अवस्था में जो बच्चा है वह 9 मंथ अप्रॉक्सीमेट रहता है। तो इस स्टेज को हम परीनेटल स्टेज, कंसेप्शन पीरियड कहते हैं। तो जहाँ से जो डेवलपमेंट है वह स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि जो हमने 9 मंथ आपको अप्रॉक्सीमेट इसका जो टाइम पीरियड बताया है, तो इसको आपने डेज में भी कन्वर्ट कर कर और वीक में भी कन्वर्ट कर कर जान लेना है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट स्टेज होगी वह होती है इन्फेंसी, जिसे हम शिशु अवस्था कहते हैं। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड है वह जन्म से, जीरो का मीनिंग क्या हुआ कि जन्म से 2 साल तक की, जो कह सकते हैं कि 2 ईयर्स तक की जो स्टेज है, जो टाइम पीरियड है, उसे हम इन्फेंसी स्टेज या शिशु अवस्था में कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जीरो से यानी कि जन्म से जो 2 ईयर की एज है वह इन्फेंसी स्टेज है। और जहाँ पर जो बच्चा है उनने जन्म लिया है वह नवजात है, न्यू नेट बेबी कह सकते हैं। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है फिजिकली रूप में, फिजिकली डेवलपमेंट, फिजिकली ग्रोथ वो स्टार्ट होती है, फास्ट कह सकते हैं, वह इन्फेंसी स्टेज में होती है। और जहाँ पर जब वह 2 ईयर्स तक जो बच्चा वह डेवलपमेंट करता है तो वह 1 और 2 वर्ड को कह सकते हैं हम कि बोलना सीख जाता है। तो इसीलिए इस स्टेज को हम 1-2 वर्ड स्टेज भी कहते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट स्टेज होगी। तो जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वैसे जो चाइल्डहुड की स्टेज हम कह सकते थे कि वह क्या हो सकती है, हम कह सकते हैं कि 2 से स्टार्ट होकर अप्रॉक्सीमेट 12 तक की जो एज है वह हम कंसीडर करते हैं चाइल्डहुड में। लेकिन इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक तो हम मानते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, मीन्स के पूर्व बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था है इसका जो टाइम पीरियड माना गया है वह हम अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं 2 से लेकर 6। तो 2 से 6 ईयर की जो एज है उसे हम अर्ली चाइल्डहुड में कंसीडर करेंगे। लेकिन इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। जैसे कि हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं परी स्कूल एज। जो बच्चा है वह अभी स्कूल में जाने नहीं लगा, वह क्या है, परी स्कूल एज है। तो इसको अलग अलग नेम से भी पुकारा जाता है, तो आपने इसे भी ध्यान में रखना है। और जहाँ पर परी स्कूल एज हम कह रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड को, अर्ली चाइल्डहुड को हम परी स्कूल एज। प्ले एज, बच्चा जो वह खेलता है तो प्ले एज है, टॉय एज है, टॉयज़ के साथ खेलता है तो टॉय एज हुई। और इसके अलावा जो बच्चा है वह अपने नेबर्स में, अपने आंड गुआंड में, अपने साथियों के साथ, पीयर ग्रुप के साथ कह सकते हैं कि सोशल हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है इसमें सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, सोशलाइजेशन फास्ट होता है, क्योंकि वह अभी क्या है कि स्कूल में तो जाने नहीं लगा लेकिन वह अपनी सोसाइटी में विचरने लगा है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो सोशलाइजेशन के लिए क्रिटिकल सेंसिटिव पीरियड कह सकते हैं, फास्टेस्ट पीरियड कह सकते हैं, वह क्या होगा, सोशलाइजेशन के लिए अर्ली चाइल्डहुड होगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है
कि परी गैंग एज भी हम अर्ली चाइल्डहुड को कहेंगे, जहाँ एक सेंसिटिव पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, सोशलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट हुआ। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि लैंग्वेज को सीखने के लिए जहाँ एक इम्पोर्टेंट पीरियड हुआ। इसके अलावा जो बच्चा इस स्टेज में जब होता है वह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इस तरह लिए इस स्टेज को हम क्वेश्चनिंग एज भी कहते हैं। आपने इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, जो हमने चाइल्डहुड को दो पार्ट्स में कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट तो अर्ली चाइल्डहुड हुआ, एंड जो इसका लास्ट वाला स्टेज है उसे हम उत्तर वाले अवस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। तो जो लेटर चाइल्डहुड की अप्रॉक्सीमेट जो हम जनरल आइडिया लगाते हैं एज का, वह क्या होगा 6 से 12। तो 6 से 12 ईयर्स की जो एज होगी उसे हम लेटर चाइल्डहुड में कंसीडर करेंगे। हमने अर्ली चाइल्डहुड में क्या जाना था कि बच्चा अभी स्कूल में नहीं जाने लगा, लेकिन जहाँ पर वह स्कूल में जाने लगा है तो इसे हम क्या कहेंगे, स्कूल एज कहेंगे। तो और उस स्कूल में जाने के कारण उसका गैंग बनने लगा है तो हम गैंग एज भी इसे कहेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें उसकी लर्निंग की, जो बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है इस स्टेज में बच्चा कॉन्क्रीट थिंग्स से ज़्यादा सीखता है। मीन्स कि वह जो मूर्त चीज़ें होती हैं उन्हें देखकर ज़्यादा सीखता है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टर्म जहाँ पर आती है सूडो मैच्योरिटी। सूडो मैच्योरिटी का जो समय, सूडो मैच्योरिटी पीरियड है, वह भी हम लेटर चाइल्डहुड को ही कहते हैं। इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। और जहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो लड़कियाँ होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वह बॉयज़ के कंपैरिजन लेटर चाइल्डहुड में ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। तो देखो डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में हम क्या कहते हैं कि इसका पैटर्न है जो मतलब अलग अलग है। मीन्स कि इसका जो रेट है वह अलग अलग होता है, कभी ज़्यादा कभी कम हुआ। तो जहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वह बॉयज़ के कंपैरिजन ज़्यादा कह सकते हैं कि ग्रोथ करती हैं लेटर चाइल्डहुड में। लेकिन हो सकता है कि वह एडोलसेंस में जाकर इक्वल हो जाएं, तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, जो गर्ल्स हैं उनकी कह सकते हैं ग्रोथ वह धीरे होगी, कम गति से होगी, बॉयज़ की ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर इक्वल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ फैक्ट हैं, तो आपने इन्हें भी ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेज मानी जाती है वह है एडोलसेंस। तो जो एडोलसेंस एज है, जो एडोलसेंस की स्टेज है, किशोर अवस्था जिसे हम कहते हैं, यह एक सेंसिटिव पीरियड है। तो जो स्टेनले हॉल है तो वह कि अपनी जो बुक है उसकी एडोलसेंस, तो उसमें क्या बात करता है कि यह स्ट्रेस का, स्टॉर्म का पीरियड है, तूफानी अवस्था इसे कहा गया है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जहाँ पर क्या होगी, जो किशोर और किशोरी है उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वह एक स्थान पर उन्हें स्थिर रहना, स्टैटिक रहना अच्छा नहीं लगता। तो उन इस स्टेज को स्टेनली हॉल ने क्या कहा है, पीरियड ऑफ स्ट्रेस कहा है। तो पीरियड तो एक ऐसी अवस्था, तूफानी अवस्था कहा है। तो इस तरह से हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इस स्टेज में बच्चा क्या करते हैं, उसमें लीडरशिप के गुण आने लगते हैं। वह समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो वह बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ना, वह चाहता है कि लोग उसे फॉलो करें, उसको देखें, उसको अटेंशन दें, तो उसमें लीडरशिप के गुण आ जाते हैं। इसके अलावा वह उसके जो हीरोज़ होते हैं उनके को प्यार करने लगता है। हीरो वर्शिप कह सकते हैं। सपोज कीजिए वह किसी कह सकते हैं गायक को सुनता है, किसी सिंगर को सुन लिया उसने, किसी एक्टर की फिल्म देख ली, तो वह उसकी तरह करने की कोशिश करेगा, उसका हेयर स्टाइल अपनाने की कोशिश करेगा, उसी तरह के कपड़े पहनने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से जो भी उसका हीरो है, हीरो कोई भी हो सकता है, जो भी हीरो होगा वह उसे फॉलो करेगा, उसकी पूजा करने लगेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। सपोज कीजिए जो सिंगर वाली कापी होती है ना, तो वह उस कापी को खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा जिस कापी पर उसके फेवरेट सिंगर की फ़ोटो लगी हो। तो इस तरह से वह क्या करता है, हीरो वर्शिप करता है। और डे ड्रीमिंग, वह दिन में सपने देखना, बड़ी बड़ी बातें करना स्टार्ट कर देता है। फिजिकल चेंजेस होते हैं, शारीरिक बदलाव होते हैं। सपोज कीजिए बॉयज़ हैं, उनके फेस पर हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वीयर्ड्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से जो फिज़िकल चेंजेस हैं वह फास्ट होते हैं एडोलसेंस एज में। तो आपने क्या देखा होगा कि जो हमारी कह सकते हैं कि चाइल्डहुड की जो इमेजेस होती हैं, पिक्स होती हैं, और जो हमारी किशोरावस्था की पिक्स होती हैं, वह एकदम चेंज होता है उनमें, क्योंकि वहाँ पर हमारी फिजिकल चेंजेस
बड़ी फास्ट तरीके से होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो हमने पहले डिस्कस किया था चाइल्ड स्टेज को, तो चाइल्ड स्टेज से बच्चा अब अडल्ट बनने जा रहा है। अडल्ट बना नहीं लेकिन बनने जा रहा है। तो जहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि बच्चा जब अडोलसेंस एज में है, कहते तो हम नॉर्मली बच्चा ही हैं, लेकिन अब वह बच्चा कहना पसंद नहीं करता। वह चाहता है कि उसे कह सकते हैं एक मैच्योर की तरह ट्रीट किया जाए, उसे हम बच्चे की तरह ना ट्रीट करें। लेकिन वह अडल्ट भी नहीं हुआ और ना ही वह बच्चा रहा। तो यह क्या है, बीच का समय है, एक ब्रिज का काम करता है। बच्चा क्या होगा, चाइल्ड से अडल्ट की ओर जा रहा है। तो जहाँ पर एक वह ब्रिज क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए हम इसे ब्रिज एज भी कहेंगे, ट्रांजिशनल पीरियड भी कहेंगे। तो हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एज कह सकते हैं। मीन्स कि वह क्या करेगा, चाइल्ड से अडल्ट की और जो उसकी जर्नी है उसे वह कवर कर रहा है। तो इस तरह से हम जो अडोलसेंस की एज है इसे ट्रांजिशनल पीरियड, ब्रिज एज, थ्रेशोल्ड एज कहेंगे। जहाँ पर उसे बच्चा और सियाना भी नहीं कहा जा सकता, वह किशोर या किशोरी होते हैं। तो वह क्या होते हैं, उसमें एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा होगी, तो वह बच्चा भी कहना पसंद नहीं करेंगे और वह अडल्ट अभी हुए नहीं हैं। तो इसी वजह से उनको जहाँ पर कह सकते हैं हम कि एक मार्ग दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो काउंसलिंग की जाती है इस एज में आकर। क्योंकि जहाँ पर हमारे जो फिज़िकल चेंज हैं वह बड़ी तेज़ी से होती हैं, बाकी जो अलग अलग हमारी कह सकते हैं कि काम वासनाएँ हैं वह बढ़ती हैं, तो सेक्सुअल नीड्स बढ़ती हैं। तो इस तरह से जहाँ पर हम कह सकते हैं काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर, तो जहाँ पर स्टेजेस काफ़ी हैं, आपको अडोलसेंस तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वह अडल्टहुड की होती है, लेकिन आपको वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमने जो स्टेजेस डिस्कस की हैं ये इनफ हैं। आप वीडियो को बैक कर एक बार इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर जो कह सकते हैं हम कि डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन से हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। तो कुछ कारक, तो इन कारक को ये फैक्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हम मानते हैं कि इंटरनल फैक्टर कौन से हैं और सेकंड हम एक्सटर्नल फैक्टर मानते हैं। इंटरनल फैक्टर जो हमें अंदर से इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फैक्टर कहते हैं। सपोज कीजिए कोई डिजीज़ है, किसी को बचपन में ही कोई बीमारी का शिकार हो गया तो उसका डेवलपमेंट कम होगा, इंटेलिजेंसी इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा हेल्थ, थॉट्स, हेरिडिटी भी को भी हम इंटरनल ही कहेंगे। तो यह क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है इंटरनली। लेकिन इसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें कह सकते हैं कि हम बाहरी तौर पर हमें इफ़ेक्ट करते हैं। तो जहाँ पर जान लीजिए सोसाइटी, इन्वायरमेंट, कल्चर, फूड, रिसोर्सेज, तो यह सभी चीज़ें हैं जो हमें बाहरी तौर पर कह सकते हैं कि प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से यह हमने इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर को जान लिया है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि जो इंटरनल फैक्टर में हमने डिस्कस किया है हेरिडिटी, तो सपोज कीजिए हेरिडिटी हमने डिस्कस किया, तो हेरिडिटी को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। हेरिडिटी जो हमें इंटरनली इफ़ेक्ट करेगी तो यह स्टैटिक है, स्थिर है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दो कह सकते हैं हम इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, इनमें से क्वेश्चन बनता है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं। तो इन्वायरमेंट को चेंज किया जा सकता है लेकिन हेरिडिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। इस टर्म को हम आगे और डिटेल में समझेंगे। जैसे कि जहाँ पर देखिए हम बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या है, अनुवंशिकता कह सकते हैं हम इसे। तो जहाँ पर देखिए जो लक्षण पुरानी पीढ़ियों से स्वाभाविक रूप में विरासत में मिले हैं, कुछ ऐसे गुण अवगुण जो हमें हमारी पुरानी पीढ़ियों से, हमारे माता पिता से, उसके अलावा दादा दादी से मिली हैं, तो इन सभी को हम हेरिडिटी कहेंगे। कुछ ऐसे कह सकते हैं हम गुण। और जो हेरिडिटी है वह डेवलपमेंट के लिए बेस का काम करती है, विकास का जो आधार माना जाता है वह हेरिडिटी को माना जाता है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो जहाँ पर जान लीजिए जो हेरिडिटी है वह हमें जन्म से प्राप्त हो जाती है, तो जन्म से प्राप्त होगी फ्रॉम बर्थ। एंड यह क्या है, स्टैटिक है, स्थिर है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। यदि कोई चाहे कि मैंने हेरिडिटी को चेंज करना है तो वह कर नहीं सकता, तो वह क्या है, अनडिज़ायरेबल है और हमें जन्म से प्राप्त होती है, स्टैटिक है। तो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात आती है वह क्या है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स की गिनती होती है, जो गुणसूत्र होते हैं हमारे, वह 46 होते हैं। तो 46 जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, उसके जो पेयर्स होते हैं वह 23 होते हैं। तो 23 पेयर्स हुए और ईच पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होंगे, तो जहाँ पर हम कह सकते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं। पेयर्स को याद रखना है अपनी 23। तो जहाँ पर एक बात और जान लीजिए, जो 22 पेयर्स होते हैं वह सेम होते हैं, जिसे हम ऑटोसोम्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो एक एक जो क्रोमोसोम्स होगा, एक पेयर होगा, वह क्या करता है, जेंडर को फिक्स करता है, जेंडर को डिसाइड करता है, वह डिफरेंट होता है। तो देखिए जो एक्स एक्स होता है, सपोज कीजिए एक पेयर है, हमने क्या डिस्कस किया कि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 2 क्रोमोसोम्स होंगे, तो एक एक्स हुआ और दूसरा भी एक्स हुआ। इस तरह से जो बच्चा जन्म लेगा वह क्या होगा, फीमेल। ठीक है, तो फीमेल चाइल्ड होगा। लेकिन एक एक्स हो और एक वाई हो, तो जो बच्चा होगा वह मेल चाइल्ड होगा। तो इस तरह से मेल चाइल्ड और कह सकते हैं कि फीमेल चाइल्ड, जहाँ एक्स एक्स और एक्स वाई से कह सकते हैं हम फिक्स होते हैं, डिसाइड होती हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि 22 जो क्रोमोसोम्स के पेयर हैं वह सेम होते हैं, लेकिन जो लास्ट पेयर कह सकते हैं हम, यह कितना है, कह सकते हैं हम कि 23 है। जो 23 क्रोमोसोम्स है यह क्या करता है, जेंडर को डिसाइड करता है। किस तरह से, यदि एक्स एक्स हुआ तो फीमेल चाइल्ड होगा, यदि एक्स वाई हुआ तो यह मेल चाइल्ड होगा। तो इस तरह से आपने इसे भी जान लेना है। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है जिसे ट्राइसोमी 21 डिसऑर्डर कहते हैं, तो यह जेनेटिक्स से रिलेटेड है, आपने इसे भी याद रखना है। लेकिन नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, वह होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो अब हम इन्वायरमेंट को समझते हैं। परिवार और शिक्षक प्रदान करते हैं, प्रोवाइडेड बाई टीचर्स। तो इन्वायरमेंट क्या है, जो परिवार द्वारा, जो टीचर्स द्वारा, उसे एक कह सकते हैं हम, जो सिस्टम दिया जाता है उसे हम इन्वायरमेंट कह सकते हैं। तो जहाँ पर क्या बात हुई कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो शिक्षक, जो टीचर्स चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं, वह उसी तरह का इन्वायरमेंट बच्चे को दे सकते हैं। और यह क्या है, डायनामिक है, इसे चेंज किया जा सकता है। हेरिडिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, इन्वायरमेंट को चेंज किया जा सकता है। इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय सोशल, मोरल, फिजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, कल्चरली एंड इमोशनली। तो इन सभी बेसिस पर यह क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वह सोशल, मॉरल, फिजिकली, इकोनॉमिकली, यह सभी जो फैक्टर्स हैं वह इन्वायरमेंट को कह सकते हैं कि अफेक्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट इन सभी फैक्टर्स पर बेस्ड होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि जो डेवलपमेंट है कि वह हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की प्रोडक्ट है। तो अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी जैसे हम कह सकते हैं कि परिपक्वता, वह एक ऐसी स्टेज कह सकते हैं हम जहाँ पर हमारी थिंकिंग डेवलप हो जाती है। हम हर एक जो चीज़ है, हर एक बात को हम सीरियस होकर उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसके बारे में जो हमारी फीलिंग्स हैं, थिंकिंग है, वह डेवलप हो गई। अब हम क्या करते हैं, राइट मैनर में रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। सपोज कीजिए आपको किसी ने कोई बात कह दी, आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप जब मच्योर होंगे तो आप उसे कह सकते हैं कि एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे हम कह सकते हैं कि हैंडल करना सीख जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि हम एडोलसेंस में हो, चाइल्डहुड में हो, तो वहाँ पर वह बात हमें अच्छी नहीं लगी थी, हमने उसके बजाय जो कह सकते हैं कि रॉन्ग मैनर यूज़ वहाँ पर किया था। लेकिन जब हम उसके बारे में राइट मैनर में रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं तो कह सकते हैं कि यह मैच्योरिटी है। तो एज हुई, थिंकिंग हुई, एक्सपीरियंस हुई, यह सभी चीज़ें जब डेवलप हो जाती हैं, कह सकते हैं हम
कि एक सही स्टेज पर पहुंच जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मैच्योरिटी आ जाती है। तो मैच्योरिटी है जो है एज के हिसाब से भी आ सकती है, थिंकिंग से और एक्सपीरियंस से भी आ सकती है। तो हम क्या मानते हैं अप्रॉक्सीमेट कि जो 20 की एज होती है उसके बाद हम कह सकते हैं कि मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं हो सकता है 20 से पहले किसी को ऐसा इन्वायरमेंट मिला हो कि वह जल्दी मैच्योर हो गया हो सकता है किसी को ऐसा इन्वायरमेंट मिला हो वह 25 पर जाकर भी मैच्योरिटी ना आई हो। तो वैसे एक जनरल आइडिया क्या है कि हम क्या मानते हैं कि जो अडल्टहुड की स्टेज है वहाँ पर मैच्योरिटी आ जाती है। तो अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं नेचर और नर्चर। तो नेचर में आप हेरिडिटी को लिख लीजिए, नर्चर में आप इन्वायरमेंट को लिख लीजिए। तो जो नेचर है वह ऐसी चीज़ें जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, जो स्टैटिक हैं, जो फिक्स हैं। सपोज कीजिए हेरिडिटी, क्या हम हेरिडिटी को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यह क्या है नेचुरली है। लेकिन नर्चर पोर्शन कह सकते हैं इसका मीनिंग। तो नर्चर का क्या मीनिंग है? कुछ ऐसी बातें जिसे हम चेंज कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें बदलाव संभव है, पॉसिबल है। सपोज कीजिए आपको फूड अच्छा नहीं मिल रहा था, तो वह हो सकता है आपके पास अच्छे पैसे आ जाएं तो आप उस फूड की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव कर पाएँ। हो सकता है इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से फूड हुआ, कह सकते हैं हम इन्वायरमेंट हुआ, रिसोर्सेज हुए, इन सभी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। तो यह क्या हुआ? नर्चर हुआ। नेचर क्या है? जो चीज़ें फिक्स हैं, जो नेचुरली हैं। तो इस तरह से हमने आज जो डेवलपमेंट का टॉपिक था इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। यदि आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पंजाबी और सीडीपी की फुल प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।